हेलो भाई बहनों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम देखेंगे इतिहास को, यूपी का इतिहास देखेंगे, जो मैं स्पेशल लेके आया हूँ। यूपी का इतिहास मैंने जियोग्राफी के लेक्चर कवर करा दिए। उसको जियोग्राफी में कुछ लेक्चर बचे हैं, वो मैं ज़रूर कंप्लीट कराएं। जिस भाई ने जियोग्राफी के लेक्चर नहीं देखे वो जियोग्राफी जरूर देगा, उसके बाद उसको इतिहास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इतिहास को मैंने जियोग्राफी के मैपिंग के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई कुछ चीज़ें तो याद करने लायक ही होती हैं, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, पर मैं उसको आसान करने का प्रयास करूंगा आपको। तो यूपी स्पेशल, यूपी का जो इतिहास है वो इंडिया के इतिहास के पैरेलल है, समांतर है, समानांतर है। ये इंडिया के इतिहास के समानांतर चला है। इंडिया का इतिहास लगभग 4,000 साल पुराना है। 4,000, तो यूपी का भी इतिहास 4,000 पुराना है। यहाँ से हमारे यूपी से कई सारे ग्रंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कई सारे धर्म, कई अच्छे अच्छे पर्सनालिटी हुए हैं, वो मैं आगे कवर करूंगा। तो यूपी का इतिहास एकदम समझने में आपको विशेष रुचि रहेगी। तो मैंने देखा है इतिहास को कितने भागों, पहले तो हम देखेंगे बैकग्राउंड। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया जाता? 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसको 3 भागों में क्यों डिवाइड किया जाता है? इसका रीजन है, इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। इतिहास को जानने के कितने स्रोत होते हैं? हमारे पास 3 स्रोत होते हैं। इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक तात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम जान सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जान सकते हैं, जैसे जो हमारे ग्रंथ हैं। और जो भी विदेशी यात्री आते हैं वो अपनी अपनी कुछ आत्मकथा या इतिहास लिखते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसे सीयूकी किसने लिखा था? ह्वेनसांग आया था, वो उसने क्या लिखा? सीयूकी। उससे हमें क्या अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कितने कितने रूपों में हमको इतिहास पता कर सकते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनके आधार पे हम पता कर सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे पता कर सकते हैं। जैसे हमारे जो जैन धर्म, बौद्ध ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है, कई चीज़ें साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं, जो भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है। इसमें क्या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है? ये पुरातात्विक साक्ष्य, ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर डिसाइड होता है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इसमें क्या है? कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर होता है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। केवल मन के चूड़ियाँ, मृदभांड, अस्थि निर्मित देवी की प्रतिमा, इन चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं। ये कैसा? आदि ऐतिहासिक काल। ये इसमें क्या होता है? पुरातात्विक के साथ साथ पुरातात्विक भी होते हैं इसमें, पुरातात्विक और लिखित दोनों होते हैं। पुरातात्विक और लिखित दोनों होते हैं, परंतु इसमें एक बैरियर होता है। वो क्या कि इसकी जो लिपि है, इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। इसमें कोई लिपि नहीं होती। इसकी अभी तक यहाँ पर कोई लिपि का विकास नहीं हुआ कि आप किसी चीज को मतलब समझा सकें, किसी को इंकित कर सकें, इशारा करें। इसमें लिपि का विकास हो चुका था आदि ऐतिहासिक काल, पर उसी लिपि को अभी तक हम लोग समझ नहीं गए, पढ़ा नहीं गए। ऐतिहासिक काल का है, इसमें पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक, ये कैसे लिखित साक्ष्य, ये कैसे पुरातात्विक। तो इनमें साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है, पढ़ने में समझ में आए, पढ़ा गया। तो अब देखें प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने आगे स्लाइड पे समझाया होगा। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया है। पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं? कि ज्यादातर औजार वगैरह थे वो पत्थरों से निर्मित थे। पाषाण काल को ही, प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं? पाषाण काल। एग्जाम में कई बार पूछा, इस बार यूपी पैड ने पूछा था किस काल को पाषाण काल कहते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा। तो इसमें 3 भागों में डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसको हम देखेंगे। इसका कभी कभी ये आप याद रख लेंगे, डेट पूछा नहीं जाता, पर एक बार नजर देख लें। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसवी पूर्व से लेके 10,000 ईसवी पूर्व। अब इसको देखेंगे, इसमें 3 जगह हैं। पुरापाषाण काल में यूपी में कितनी जगह? केवल यूपी देखें, बेलन घाटी, चकिया घाटी, सिंगरौली घाटी। तो बेलन घाटी कहाँ पे भाई? ये प्रयागराज में। चकिया घाटी कहाँ? चंदौली में। सिंगरौली घाटी कहाँ है? सोनभद्र में। उसके बाद देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल में मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज की मेजा, प्रताप, इस एरिए में ज्यादातर मिलते हैं। जो भी पाषाणकालीन चीजें मिलती हैं वो इस एरिया में मिलती है। उसका रीजन क्या है? आप लोग सोचेंगे ये लोग इधर क्यों नहीं बसे, ये लोग सारे लोग इधर क्यों नहीं बसे? इधर इसलिए नहीं बसे, उस समय के जो मानव थे वो पहाड़ों पर्वतों पर निवास करते थे, क्योंकि जंगली जानवरों से उनको बचाव होता था।
जंगली जानवर, क्योंकि उनको गुफा वगैरह मिल जाती है तो वहाँ छिपने के लिए, तो वो इस एरिया में क्या है, विंध्य पर्वत का एक्सटेंशन है। ये क्या विंध्य पर्वत के भाग है, यहाँ पे क्या विंध्य पर्वत का एक्सटेंशन है, यहाँ पे विंध्य पर्वत, तो यहाँ पे पर्वत पहाड़ियाँ पाई, यूपी में पहाड़ियाँ वगैरह कहाँ पाई जाती है, इसी एरिया में पाई जाती हैं, मिर्जापुर सोनभद्र। तो ये लोग कहाँ, ये ज़्यादातर चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही जैसे हम प्रयाग अच्छे से काल से निकलते जाएंगे तो चीज़ें इधर लहुरा देव में, उल्लास में, इधर को आपको मिलने लगेंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद देखें पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या है, बेलन घाटी, चकिया घाटी और सिंगरौली घाटी। ये कहाँ सी है, सिंगरौली घाटी कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र। चकिया घाटी इसको लिख लेंगे आप चंदौली में, कहाँ पाई जाती है, चंदौली में। ये कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में। मैंने मैपिंग अच्छे से कराई है, जिसने भी जियोग्राफी क्लास नहीं देखी वो जरूर देख ले प्लीज। बेलन घाटी, बेलन घाटी में 2 स्थल को नाम पूछा जाता है कई एग्जाम में, आप लोग याद करेंगे, चौपानी मांडो लोहदा नाला। चौपानी मांडो लोहदा नाला कहाँ है, तो प्रयागराज में। भाई डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, स्थल का नाम और जिले का नाम पूछ लिया, प्रयागराज। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये कई एग्जाम में पूछा गया कि अस्त निर्मित देवी की मातृ देवी, ये क्या मातृ देवी लिख लेंगे या देवी, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है, तो लोहदा नाला। लोहदा नाला कहाँ पे है, प्रयागराज में। लोहदा नाला से मातृ देवी अस्थि निर्मित, अस्थि मतलब सींग, अस्थि मतलब सींग से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई कहाँ से, लोहदा नाला से। कहाँ से प्राप्त हुई, लोहदा नाला से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। कहाँ देखते हैं, मध्य पाषाण काल, क्योंकि देखो स्थल यहीं पे है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे तो ये लोग क्या समतल एरिया की तरफ भी अपना मूव करने लगेंगे। जैसे ही चीज़ों का विकास होने लगा, औजार बनाने लगेंगे। पहले ये छोटे छोटे औजार बनाते, कुरछनी वगैरह बनाते, फिर बड़े बड़े भाला वगैरह बनाने लगे। तो ये ऊपर की तरफ जानवरों को शिकार करने के लिए वहां से, यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, समतल एरिया में भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखेंगे लेखरिया। सबसे पहले ये लेखरिया, लेखरिया कहाँ है, सोनभद्र में। लेखरिया किस जगह पे है भाई, सोनभद्र में। लेखरिया किस जगह, सोनभद्र। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 नर कंकाल प्राप्त हुए। यहाँ से क्या 17 नर कंकाल प्राप्त हुए, 17 डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, 17 नल कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप लगाएंगे लेखरिया से। कहाँ से, लेखरिया के, सोनभद्र से, लेखरिया से। उसके मोरहाना पहाड़, ये कहाँ पे, मिर्जापुर और सोनभद्र, 2 जगह, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे, मिर्जापुर और सोनभद्र। उसके बाद देखेंगे जो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सराय नाहर राय। ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये पूछा था। सराय नाहर राय कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। इसमें शब्दान और गर्त चूल्हे प्राप्त हुए। कितने शब्दान यहाँ प्राप्त हुए, 14 शब्दान प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 14 शब्दान। जिसके सिर थे वो किसकी तरफ थे, पश्चिम की तरफ। मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो ये इधर क्या है, पूरब, इधर क्या है, पश्चिम। तो इसका सिर कहाँ पे था, ये ऐसे करके लिटाया, इसका सिर इधर, पैर इधर, ऐसे लिटाया गया था उसको जो दफनाया गया था। तो इसके सिर कैसे था, पश्चिम दिशा में थे। कितने शब्दान थे, 14 शब्दान प्राप्त हुए थे। उसके बाद एक दमदमा पूछा जाएगा, इसमें कितने शब्दान थे, 41। तो इसमें आप कंफ्यूजन रहेगा, शब्दान दोनों जगह प्राप्त हुए, कहाँ पे 41 प्राप्त हुए, कहाँ पे 14 प्राप्त हुए। तो आपको याद रखना है, सराय नाहर राय से 14, दमदमा से 41। और ये दोनों स्थल कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। ये भी कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। ये भी कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। महदहा कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा। चौपानी मांडो भी ऑप्शन में होगा। तो महदहा दमदमा में कंफ्यूजन होता तो क्या है, दमदमा, दमदमा, दमदमा। महदहा से कहा सिंह से निर्मित आभूषण और उपकरण प्राप्त हुए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसमें कंफ्यूजन होता वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद चौपानी मांडो, ये कहाँ पे, प्रयागराज में। ये कहाँ पे, प्रयागराज। ये कहाँ पे, प्रयागराज में। चौपानी, ये बेलन नदी के बाएं तट पर। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। 1967 में बीबी मिश्र द्वारा खोजा गया। ये कौन थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। तो ये 1967 में बीबी मिश्र द्वारा खोजा गया। आरंभिक झोपड़ियां अस्त निर्मित मृदभांड यहीं से प्राप्त हुए। अस्त निर्मित मृदभांड कहाँ से, यहाँ से प्राप्त हुए। आप मैप के थ्रू ये बना लेंगे, मैप के थ्रू। आप लोग आशा करते हैं अच्छा लगा हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शब्द का किसने मतलब कहा था, नवपाषाण काल किसने, शब्द को किसने दिया, तो जॉन लोआफ द्वारा। इसी समय नवपाषाण काल जब तक आया तो धीरे धीरे क्या, कृषि में विविधता आने लगी, कृषि का विकास होने लगा। उसके बाद जब कृषि का विकास हुआ तो लोग एक जगह स्थायी रह के अपना निवास करने, तो ये लोग आपने देखा कि इधर को भी मूव करने लगे। समतल एरिया में कृषि के, क्यों पहाड़ों पे कृषि होती नहीं थी, तो ये क्या धीरे धीरे ऊपर की तरफ निवास करेंगे, समतल एरिया में भी निवास करने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप लहुरा देव में प्राचीन सब साक्ष्य मिले हैं। अभी नवीनतम खोजों के आधार पर सबसे प्राचीन कृषि साक्ष्य कहाँ मिले, लहुरा देव। ये कहाँ पे, संत कबीरनगर। कहाँ पे, संत कबीरनगर। तो ये लोग का समतल एरिया की तरफ भी मूव करने लगे कृषि के लिए। तो ये इधर बढ़ा है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, राप्ती नदी। तो इस नदी के तट पर इनको पानी भी आसानी से उपलब्ध हो गया। तो ये लहुरा देव में
सबसे पहले कृषि के साक्ष्य अभी मिला, ये कब का है, 800 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, ये मतलब सबसे पुराने हैं यहाँ पे, विश्व में सबसे पुराने हैं भाई। तो ये कैसे, यहाँ पे स्थायी निवास और पशुपालन विकसित हुआ। जब आप कृषि करेंगे, स्थायी निवास करेंगे, तो पशुपालन, आप पशुओं को पालना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद एक है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है भाई, ये प्रयागराज में, मैंने पहले ही बताया है, प्रयागराज में। आप देखेंगे इतिहास पढ़ने का तरीका है, पहले आप जियोग्राफी को, कोई भी इतिहास पढ़ने से पहले, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जियोग्राफी, उसके आपको जियोग्राफी पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं, यहाँ पठार पाए जाते हैं। इस जो भी चीज़ें जियोग्राफी से ही अर्थशास्त्र डिसाइड होता है, उसी से हमारा इतिहास बनता है। ज्योग्राफी से ही इतिहास अर्थशास्त्र डिसाइड होता है भाई, ना कि इतिहास से ज्योग्राफी डिसाइड हो। ज्योग्राफी से कई सारे सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं। जब आप ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर रहेंगे तो दूसरे सब्जेक्टों आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम चीज़ों में आपको समझ आएगा। अच्छा, इस वजह से ये हुआ, थोड़ी लिंक लगाएं, लिंक से आप चीज़ें पढ़ेंगे, लिंक लगा के। तो यहाँ पे क्या, बेलन घाटी। बेलन घाटी में कितनी जगह, कोल्डी हवा, महगड़ा, चंपनचो। ये डायरेक्ट जगह के नाम देकर पूछ सकता है, ये किस जगह के, किस घाटी में, घाटी भी पूछ सकता है, जगह भी पूछ सकता है। तो आपको ये याद होना, कोल्डी हवा, महगड़ा, पंचो। इसमें धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये कब के, 600 से लेके 700, 600 से 700। पहले किसको माना जाता है, इसको माना जाता है। ये 600 से लेके 700। सबसे पुराना अब कौन सा है, नवीन था, 800 से लेके लहुरा। अब जो आएगा प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई यूपी के, तो लहुरादेव संत कबीरनगर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लहुरादेव संत कबीर, ना कि आप कोल्डी हवा लगा के आए। जब लहुरादेव ना होगा, कोल्डी हवा होगा, तब लगा के आएंगे। सबसे प्राचीनतम कहाँ है, लहुरादेव में। ये नहीं कि आपने दोनों बताई, कंफ्यूजन पैदा कर। सबसे पहले भाई ये नहीं खोजा गया था, उससे पहले ये खोज लिया गया, तो पहले इसको माना जाता। अब इसको नवीन अभी हाल ही में इसको खोजा गया, लहुरादेव को। तो इसमें क्या है, महगड़ा, कोल्डी हवा से अनाज रखने के लिए घड़े भी प्राप्त। जब आप कृषि करेंगे, कोल्डी हवा में कृषि होती है, तो अनाज रखने के लिए कुछ तो होगा, तो वही यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, महापाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाणकालीन संस्कृति इसको क्यों कहा गया, जब इनके परिवार के सदस्य की किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। जानवरों से बचाव के लिए ये बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। तो उसी को महा मतलब बड़े बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर। आप हिंदी पढ़ते होंगे, पाषाण का क्या मतलब, पत्थर। तो इसकी खोज 1962-63 में किसके द्वारा की गई, जी.आर. शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता कब की गई, सन पूछ लेगा। जी.आर. शर्मा ये कौन थे, प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। महापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेषों की इन्होंने प्राप्त की। तो ये कितनी जगह, चकिया में एक जगह है। चकिया कहाँ पे, ये चंदौली में। ककोरिया, संगोरा प्रकार की 8 और शिष्ट प्रकार के 3 समाधियां प्राप्त हुई। 3 समाधियां, ये पूछ लेगा, संगोरा प्रकार की 8 समाधियां कहाँ प्राप्त हुई, ककोरिया में। हथनिया पहाड़ी है कहाँ, सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता, सोनभद्र एंड मिर्जापुर में। उसके बाद है कोटिया। ये कहाँ है, प्रयागराज में। आपको जगह पता होनी चाहिए। आप मैप ऐसे लेंगे, आप दुकान पे जाएंगे, किसी शॉप पे जाएंगे, तो उस पर मैप, यूपी के मैप ले लेंगे ब्लैंक, तो उस पर लिख लेंगे। ये नहीं आप मैप बनाने का प्रयास करेंगे, आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम है। तो इसमें कोटियम, कालेलाल, मृदभान प्राप्त हुई। ये कोल्डी हवा कहाँ है भाई, प्रयागराज। ये आपको जगह पता होनी चाहिए, जगह पता होनी चाहिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो आपको, जैसे ये इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, पर मैंने बता दिया। उसके बाद है ताम्रपाषाण। इसको ताम्रपाषाण काल इसलिए कहा गया कि यहाँ सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया, सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग। सबसे पहले कौन, तांबा प्रयोग किया गया, फिर कांसा, फिर लोहा। इसको एक जगह लिख लेंगे। इसमें देखो आप, अभी ये जब इनकी कृषि होने लगी, तो ये पहाड़ों से उतरकर जो मानव थे वो कहाँ निवास करने लगे, समतल जगह पे। जैसे कहां पे, ये कहा संत कबीरनगर। क्या है, संत कबीरनगर। तो ये बेलनवा, बड़गांव, भगवानपुरा, जगदीश गौरा। ये 2 क्वेश्चन एक बार पूछे गए। ये जगह कहाँ पे है, संत कबीरनगर में है। तो ये कहाँ, मेरठ। और ताम्रपाषाण संस्कृति अपने यहाँ यूपी में कहाँ पाएगी, सॉरी इंडिया में नहीं, यूपी में सहारनपुर और मेरठ में। कहाँ यूपी में सारण। तब ये, अब इसमें देखा नोट में मैंने लिखा है, गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण काल के मृदभांड और ताम्र निधियां का मतलब है जो हमारी अभी, जैसे आप मान लीजिए करेंसी है, उसी को निधियां कहते हैं। तो ये यहाँ से क्या है, यहाँ से गंगा नदी गई, यहाँ से यमुना नदी। तो ये इनके दोआब में बताया कि दोआब में क्यों, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि थी, मैंने पढ़ा है जलोढ़ मिट्टी। तो ये उपजाऊ मृदा थी, तो इन्होंने यहाँ कृषि कार्य प्रारंभ किए, तो ये यहीं पे बस गए। तो इसीलिए इस एरिया में इनकी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखें आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या मैंने बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें
लिपि इनकी विकसित हो गई थी, पर इसको लिपि को पढ़ा नहीं गया। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व कहा जाता है। इसी को सिंधु सभ्यता, सबसे पहली सभ्यता कौन सी है अपने इंडिया की? सिंधु सभ्यता। इसी को कांस्यक्वीन सभ्यता कहते हैं। क्योंकि आप वो पूछ ले आदि ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्या कहते हैं, सिंधु। इतना ही आसान क्वेश्चन बनाएगा, यहीं से बनाएगा, आपको याद नहीं होगा क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता, कांस्यक्वीन सभ्यता। इसी को प्रथम, इंडिया की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता। विश्व की ददला फराज जैसी सभ्यताओं के समकक्ष ये थी, तो कैसी प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, जो सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला स्थल था इसका, इसको हड़प्पा सभ्यता। अब इसमें देखें यूपी, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल, तो यूपी को देखें। यूपी में इसमें 3 जगह आपको याद रखनी है। कौन सी जगह? 3 जगह याद रखनी है, क्योंकि ये लोग ऊपर बड़े। मांडी, ये पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल इंडिया में कौन सा है, तो मांडी। कहाँ है? ये मुजफ्फरनगर में पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया है। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है भाई? मुजफ्फरपुर बिहार में है। ये क्या है? मुजफ्फरनगर, कंफ्यूजन नहीं होना। मुजफ्फरनगर। सोने के छल्ले, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या प्राप्त हुआ? सोने के छल्ले। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। पूर्वी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। मिट्टी के बर्तन, ईंटों की प्राप्ति, ये ईंटों की प्राप्ति भी पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट। 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखें। उसके बाद आलमगीरपुर कहाँ पे? मेरठ, हिडन नदी के तट पर। ये किसने खोजा? ये पूछ लेगा, किसने खोजा? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ये सबसे पूर्वी स्थल है, ये इंडिया का सबसे पूर्वी जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसे है? यहाँ पे है ये पूर्वी, ये सॉरी ये पूर्वी नहीं है, ये क्या? आलमगीरपुर कैसा हो गया? पूर्वी हो गया। तो इसको किसने खोजा? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब खोजा? 1958 में। ये आपको याद होना चाहिए, किसने खोजा? यज्ञदत्त शर्मा ने। एक गर्त रोटी बेलने का चौकी, रोटी जो बेलने की चौकी होती है गोला, वो आप यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसी को परशुराम का खेरा भी प्राप्त हुआ है। ये पता नहीं क्या होता है यार, मैंने खोजने का प्रयास किया पर मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं मिली। परशुराम का खेरा भी यहीं से प्राप्त हुआ। उसके बाद देखेंगे हुल्लास। हुल्लास कहाँ पाया जाता? सहारनपुर में। आपको सिंपल पूछ लेगा कि कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यूपी में प्राप्त हुए। या तो स्थल दिया होगा, जनपद पूछा, जनपद दिया होगा तो स्थल पूछ ले, या तो स्थल नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तीनों स्थल दिया, कौन सा नहीं प्राप्त हुआ वो देगा। अब यहाँ के आपको दे देगा सराय नाहर राय, सराय नाहर राय यहाँ प्रतापगढ़ का देगा। सराय नाहर कैसा है? सिंधु सभ्यता का नहीं है, वो कैसा है? आदि ऐतिहासिक काल का है। वो कैसा? सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल का है। तो आपको, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो कौन सा नहीं है भाई? ये सराय नाहर राय नहीं है, क्योंकि आपने सराय नाहर पढ़ रखा तो आपको याद है यार ये भी मैंने पढ़ रखा। तो आप ये ध्यान दें, केवल 3 जगह, मांडी, आलमगीरपुर, हुल्लास। इसमें सैंदव लिपि युक्त एक मोहर प्राप्त हुई, ये पूछ लिया। सैंदव लिपि युक्त सिंधु सभ्यता की लिपि युक्त, सीधी सी बात है, सिंधु सभ्यता की लिपि युक्त मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, किस स्थल से? तो हुल्लास कहाँ पे है? सहारनपुर में। यहाँ से सिंधु सभ्यता की कोई मोहर प्राप्त नहीं हुई, यहाँ से मोहर प्राप्त नहीं हुई, यहाँ से भी मोहर प्राप्त, एक ही जगह है जहाँ से मोहर प्राप्त नहीं, आलमगीरपुर से। आप ये नोट में लिख लेंगे। इसमें मृदभांड, चीनी मिट्टी के मनके और चूड़ियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए। तो आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक जरूर करें। अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें, कुछ तो करा करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें, व्यूज बहुत आते हैं, सब्सक्राइब कम करते हो लोग। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए अच्छा लगा हो। अगर कुछ सजेशन देना, कुछ चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, कुछ सजेशन देना, मैंने कुछ चीज़ें स्किप की तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये सजेशन है सर, ये कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।